आज हम लोग अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। चैप्टर 1 के पार्ट 4 है, पार्ट 3 तक हो गया है, 1, 2 और 3 हो गया है। 3 में हम लोग अध्ययन किए हड़प्पा सभ्यता के विस्तार। हड़प्पा सभ्यता जो है कितना लंबा फैली हुई है, यह सभ्यता कितनी बड़ी सभ्यता थी, पूरब से पश्चिम में इस सभ्यता की लंबाई कितनी थी, उत्तर से दक्षिण में सभ्यता की लंबाई कितनी थी, इस सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। तो एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन हो जाए। क्षेत्रफल हम लोग यानी एरिया अध्ययन किए थे 12,99,660 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक ना। और पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ इसका दूरी था 1600 किलोमीटर, ठीक ना। और उत्तर से दक्षिण में इसकी दूरी था 1100 किलोमीटर। ये सारी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं लोग, ठीक ना। यह सभ्यता जो था मिस्र की सभ्यता से, कौन सी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता से 20 गुना ज्यादा लंबा था, 20 गुना ज्यादा बड़ी यह सभ्यता हुआ करती थी। कौन सी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो वही हड़प्पा सभ्यता की आज हम लोग सीमा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। जैसे हर देश की सीमा होती है ना, जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा है, भारत और नेपाल की सीमा है, भारत और चाइना की सीमा है, ठीक ना। तो इस सब के बारे में हम लोग, जैसे मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ, सीमा रेखा है ना, भारत के साथ अन्य देशों से सटी हुई है, तो उन्हीं वैसे ही इसकी सीमा के भी हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक ना। जैसे बोले हैं वही भारत की सीमा मैकमोहन लाइन और रेड क्लिफ वाला जो है, उस तरह से इसमें भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सीमा है, तो हड़प्पा सभ्यता की सीमा यानी बाउंड्री समझिए, जो दो देश जिस रेखा के द्वारा विभाजित होती है उसी को हम सीमा बोलते हैं। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता कोई एक लिमिट खास मतलब दूरी था कि ना, या कि मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम सारे क्षेत्र इसी के था, वहां से कुछ अन्य सभ्यताएं शुरू होती या वहां से कोई अन्य क्षेत्र शुरू होता है, तो उसको सीमा बोलते हैं। तो उसी सीमा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की सीमा उत्तर दिशा में यानी उत्तर में, हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है वह कहाँ था, उस उत्तरी सीमा क्या था बाबा, तो सरायखोला, गुमला घाटी और डाबरकोटा। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी सीमा को कौन कौन से नाम से जानते हैं हम लोग, सरायखोला, गुमला घाटी, डाबरकोटा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक वैसे ही दक्षिणी सीमा, दक्षिण की तरफ में, जैसे मान जाए कि कल आप लोग बतलाया गया था, जैसे ही भारत हुआ, ठीक ना, और इधर हो गया उत्तर, इधर दक्षिण, अभी पश्चिम, अभी पूरब। तो इस ये वाला क्षेत्र हम लोग के हो गया हड़प्पा सभ्यता। कौन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता, तो इस सभ्यता में देखा जाए तो उत्तरी सीमा यानी इधर की जो सीमा है, ये वाला सीमा, इस सीमा की बात कर रहा है, ठीक ना। तो इस सीमा में है हम लोग के सरायखोला, गुमला घाटी और डाबरकोटा, ठीक ना। वैसे ही दक्षिणी सीमा, तो नीचे की तरफ आ जाएंगे, इस सीमा की बात करेगा। तो दक्षिणी सीमा में जो कौन कौन सा है, मलवड़ यानी ताप्ती नदी घाटी और भगवत राव यानी नर्मदा नदी घाटी। तो इस क्षेत्र की बात करें, ताप्ती और नर्मदा नदी घाटी वाला ये बात कर रहे, ठीक ना। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ कहाँ था, दक्षिण सीमा का नाम क्या था, मलवड़, ठीक ना, और भगवत राव। मलवड़ जो किस नदी किनारे हुआ करता था, ताप्ती नदी घाटी किनारे हुआ करता था, और भगवत राव तो नर्मदा नदी घाटी किनारे हुआ करता था। जो है मलवड़ वह ताप्ती नदी घाटी किनारे हुआ करता था, ठीक ना। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता जैसे उत्तर पहले, दक्षिण पहले, पूर्व है, तो पूर्वी सीमा, ठीक ना। यानी हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का नाम क्या है, तो आलमगीरपुर का नाम है, आलमगीरपुर। यह किस नदी किनारे तक पड़ता है, यह हिंडन नदी किनारे तक पड़ता है, यानी हिंडन नदी किनारे यह क्षेत्र है, वहां तक हड़प्पा सभ्यता की सीमा पूर्वी दिशा में हुआ करती थी। पूरब हुआ, ठीक ना। तो ये पूरब में यानी आलमगीर जो है, आलमगीर, आलमगीरपुर, वहां तक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा थी। ठीक वैसे ही पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा कहाँ तक थी, तो सुतकांगेडोर क्या बोलिएगा, सुतकांगेडोर, यानी यहाँ तक पश्चिमी सीमा थी, जो मकरान तट तक पड़ता है। इस इधर क्षेत्र पड़ता है, इसको मकरान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मकरान। कल बतलाया गया था आप लोग, तो मकरान तट तक पड़ता है। तो आप इतना याद रखिएगा,
ठीक ना। यानी हड़प्पा सभ्यता काल हम लोग विस्तार पढ़े थे, लोग कितनी लंबी बड़ी सभ्यता है, इसका क्षेत्रफल क्या था, दूरी मतलब है उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई क्या थी, पूर्व से पश्चिम की तरफ लंबाई क्या थी, ठीक ना। कितनी बड़ी सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता से तुलना किया गया था, तो 20 गुने बड़ी सभ्यता हुआ करती थी। तो आज हम लोग पढ़ रहे लो हड़प्पा सभ्यता की सीमा, यानी बाउंड्री रेखा समझिए, ठीक ना, बाउंड्री लाइन, उसके बारे में। तो उत्तरी सीमा जो है, उत्तरी सीमा का नाम है सरायखोला, क्या नाम है बुआ, सरायखोला, और गुमला घाटी, ठीक ना, और दाबर कोटा। ठीक वैसे ही दक्षिणी सीमा का जो नाम है उसका नाम है मालवड़, का नाम है मालवड़ और भागवत भगवत राव, मालवड़ और भगवत राव। तो मलवड़ जो है ताप्ती नदी घाटी तक है, और भगवत राव जो है नर्मदा नदी घाटी तक है, ठीक ना। पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर तक है, कहाँ तक, आलमगीरपुर, यह हिंडन नदी किनारे तक स्थित है। और पश्चिमी सीमा के जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं सुतकांगेडोर, बोलते क्या बोलते हैं, सुतकांगेडोर, जो मकरान तट तक स्थित है, ठीक ना। याद रखिएगा, एक नोट भी याद रखिएगा, आप पूछ सकते हैं आप लोग से, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का खान पान कैसा था। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, दोनों थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी, यानी शाकाहारी और मांस दोनों का सेवन करते थे, जैसे आज हम लोग अधिकांश लोग करते हैं, शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, ठीक ना, जिसको सर्वाहारी बोल सकते हैं। तो वही है, हड़प्पा वासी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उत्पाद एवं मांस मछली का भी सेवन करते थे, मांस मछली भी खाते थे। तो यहाँ से स्पष्ट होता हड़प्पावासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, पेड़ पौधों के उत्पाद भी का भी सेवन करते थे और मांस और मछली का भी सेवन करते थे। तो याद रखिएगा, हड़प्पावासी मांस भी खाते थे, मछली भी खाते थे, पेड़ पौधों के उत्पाद भी खाते थे, ठीक ना। जैसे मान लो पेड़ पौधों के उत्पाद हुआ, जैसे हमने साग हुआ, घेवड़ा, लौकी, ये सब परोरा, ये सब खाते ना, तो वो पेड़ पौधों का उत्पाद हुआ, ठीक ना। तो उसी तरह से पेड़ पौधा का उत्पाद का भी सेवन करते थे और मांस मछली का भी सेवन करते थे। तो आज हम लोग पढ़े लो हड़प्पा सभ्यता की सीमा, तो वही चीज है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता की सीमा पढ़े लो, उत्तर में उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा सब पढ़े लो। अब पढ़े लो हम लोग बबुआ हड़प्पा सभ्यता में मिला अनाज, मतलब हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सा अनाज मिला है, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सा अनाज मिला है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो वही चीज है, हड़प्पा सभ्यता में मिला अनाज, गेहूं मिला है, यानी इसको गेहूं बोलते हैं, क्या मिला बाबा, गेहूं मिला है, जौ मिला है, जौ, गेहूं मिला है, जौ मिला है, दाल मिला है, ठीक ना, सफेद चना मिला है और तिल मिला है। यानी हड़प्पा सभ्यता में मिले अनाज के बारे में हम लोग अध्ययन इसमें कर रहे हैं लोग, कि हड़प्पा सभ्यता जो है आज से 4500 वर्ष पहले जो सभ्यताएं विकसित थी, उस सभ्यता में कौन कौन से अनाज मिला है। तो उसमें गेहूं मिला है बबुआ, जौ मिला है, दाल मिला है, सफेद चना मिला है, तिल मिला है, ठीक ना। बाजरे के जो दाने मिले हैं, बाजरा भी एक अनाज का ही रूप होता है, मोटे अनाज का रूप होता है, ठीक ना। तब बाजरे के जो दाने मिले हैं वह गुजरात से मिला, कहाँ से मिला है, गुजरात से मिला है, ठीक ना। याद रखिएगा, बाजरे के दाने गुजरात से मिले हैं। इस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो मुख्य व्यवसाय कृषि था और पशुपालन था। यानी इस सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे और पशुओं को पालने का कार्य भी करते थे। तो याद रखिएगा, इस सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि एवं पशुपालन। क्वेश्चन आता है आप लोगों से, कितना सतर्क रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता के मुख्य व्यवसाय था कृषि, ऑप्शन देगा जैसे कृषि, पशुपालन, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों लगेगी, कृषि भी था और पशुपालन भी था, ठीक ना। वही याद रखिएगा। इस सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती शुरू हुई थी, किसकी खेती शुरू हुई थी बाबा, सबसे पहले कपास की खेती शुरू हुई थी। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक ना। तो इसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता जो है, ये इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से अनाज मिला है, उन अनाजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गेहूं मिला है बबुआ, जौ मिला है, ठीक ना, दाल मिला है, सफेद चना मिला है और तिल मिला है, ठीक ना। बाजरे के दाने भी मिले हैं, लेकिन बाजरे के दाने मिला है कहाँ से मिला है, गुजरात से मिला है। कहाँ से मिला बबुआ, गुजरात से। याद रखिए, बाजरे के दाने कहाँ से मिला है, गुजरात से मिला है। इस सभ्यता का मतलब
हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि यानी खेती करना और पशुपालन यानी पशुओं को पालने से गाय, भैंस, सूअर, कुत्ता इस तरह के पशुओं को पालने के व्यवसाय वो यहाँ के लोग करते थे। तो वही याद रखिएगा, इस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं तथा पशुपालन था, ठीक ना? इस सभ्यता में खेती की जो शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले जौ की खेती शुरू हुई थी। किसकी शुरू हुई थी बबुआ? सबसे पहले जौ की खेती शुरू हुई थी, बोले जौ बोले सॉरी सॉरी कपास की खेती शुरू हुई थी, याद रखिएगा। इस सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती शुरू हुई थी। किसकी खेती शुरू हुई थी बबुआ? कपास की खेती शुरू हुई थी, ठीक ना? एक और क्वेश्चन आता है इसमें, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के स्रोतों को लिखे। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जैसे आजकल हम लोग जो खेती करते हैं, अनाज रोपते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, क्या किया जाए? जब तक तपेंगे नहीं नहीं तब तक सफल होंगे कैसे? सफल होने के लिए तपना पड़ता है, ठीक ना? तो वही, चलिए ध्यान दीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के जो स्रोत है, उन स्रोतों को बारे में जाने, यानी कि जो खेती की जाती थी, जो अनाज उपजाई जाती थी, उस अनाज में पानी देने का स्रोत क्या था? जैसे आज हम लोग जो खेती करते हैं, तो खेतों में पानी देने का स्रोत जो है एक मतलब रखे हैं, जैसे पंपिंग सेट, बोरिंग उसको बोलते हैं। बोरिंग के द्वारा ये भूमिगत जल यानी भूमि के अंदर के जल को निकाल करके हम लोग मोटर, वर्तमान में मोटर चल रहा है, तो मोटर के द्वारा हम लोग सिंचाई करते हैं, या नहरों से सिंचाई करते हैं, वर्षा होती है, इस तरह से सिंचाई करते हैं हम लोग, ठीक ना? पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर लोग जलाशय होती है, उससे उसके माध्यम से लोग खेतों में पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं। तो वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के स्रोत जानेंगे, तो सिंचाई के स्रोत जलाशय एवं जलकुंड। जलाशय एवं जलकुंड यानी जलाशय का मतलब ऐसा मतलब क्षेत्र जहाँ जल एकत्र हो, तो उसको जलाशय बोलते हैं। जलकुंड मतलब वही जलाशय जलकुंड लगभग लगभग सेम समझिए, ठीक ना? एक ऐसा कुआं, ठीक ना, वहां पर जल एकत्र रहता है, तो उसके माध्यम से लोग पंदौरी बोलते थे, ठीक ना? कई गो स्रोत उपकरण के माध्यम से उसको उठा करके बाहर करते थे, और धीरे 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 निचले हिस्से की तरफ खसकते हुए पानी चला जाता था, ठीक ना? तो वही जलकुंड यानी जलाशय में जलकुंड। नहर प्रणाली जो आज आज भी हम लोग क्या है, नहर प्रणाली है। कुआं भी है, कुआं के माध्यम से भी, ठीक ना? यानी कुआं, पहले तो लोग तो कुएं के पानी से मतलब कुएं का पानी सेवन भी करते थे लोग, ठीक ना? यानी पीने के लिए गांव में, हर गांव में कुआं हुआ करता था, यहाँ तक कि 10-5 घर के अंतराल पर भी कुआं होता था। जो आज हम लोग जैसे शादी उदी होती है, तो नौसे को वहाँ नौसे वहां जाते हैं, वहां पर माटी भी कोड़ाती है, जिसको हम लोग हल्दी बोलते हैं, मटकोर के दिन, ठीक ना? तो वही कुआं है, उस कुएं के माध्यम से भी पानी निकाल के लोग खेतों की सिंचाई करते थे। कुआं आप लोग देखे हैं, ठीक ना? और हम लोग को गाँव देहात में बड़ी प्रसिद्ध है, कुत्ता जब काटता है तो 7 गो इनार झाँकना पड़ता है, कहते हैं लोग, झाँकते हैं लोग झाँकते भी, ठीक भी हो जाता है, ठीक ना? पुरानी अवधारणा है, सब थोड़ी एक लोग पहले का ज्ञानी थे। तो वही कुआं है, ठीक ना? तो कुआं के माध्यम से भी खेतों की सिंचाई करते थे, नहर के माध्यम से भी खेतों की सिंचाई करते थे, और जलाशय जलकुंड के माध्यम से भी खेतों की सिंचाई करते थे। तो ये 2 नंबर का प्रश्न आता है बउआ, 2 अंक का, ठीक ना? कि हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के स्रोत क्या था? हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे सिंचाई करते थे, किन किन स्रोतों से सिंचाई करते थे? तो याद रखिएगा, जलाशय एवं जलकुंड, बहुत बहुत आसान है, कौन भारी नहीं है। जलाशय एवं जलकुंड, ठीक ना? और नहर प्रणाली यानी नहर सीधे नहर से भी लिख सकते हैं, नहर प्रणाली और कुआं के माध्यम से खेतों की सिंचाई करते थे, ठीक ना? आए समझ में? कोई दिक्कत? तो याद रखिए तो ये चीज, यानी हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सा अनाज मिला है? तो गेहूं मिला है, जौ मिला है, दाल मिला है, सफेद चना मिला है, तिल मिला है, बाजरा भी मिला है। बाजरा कहाँ से मिला है? गुजरात से मिला है, ठीक ना? इस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि एवं पशुपालन था। हड़प्पा सभ्यता का, फिर बोल रहे हैं, बार बार रिपीट करके आप लोग दिमाग में चल जाए। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन था। क्या था बाबा? कृषि एवं पशुपालन, खेती करना और पशुओं को पालना था, ठीक ना? इस सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खेती की शुरुआत किसकी हुई थी? तो कपास की हुई थी। किसकी हुई थी बाबा? कपास की। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खेती की शुरुआत किसकी हुई थी? शुरू हुई थी तो कपास की हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती जो करते थे, ठीक ना, तो उस खेती के में पानी देने का, नहीं, कृषि कार्य में पानी देने का, नहीं, इसको सिंचाई बोलते हैं। सिंचाई का स्रोत क्या था? तो सिंचाई के स्रोत जलाशय एवं जलकुंड था। क्या था? जलाशय एवं जलकुंड, इसके माध्यम से फसलों में पानी देते थे, ठीक ना? और नहर प्रणाली के माध्यम से, जैसे भारत में
राजस्थान में पहले खेती नहीं होती थी, केवल बंजर भूमि था, बंजर ही रेगिस्तान था, ठीक है ना, रेत ही रेत। इंदिरा गांधी वहां पर नहर प्रणाली लाकर लाई और उसको बोलते हैं, ठीक ना, इंदिरा गांधी नहर योजना, और नहरों की जाल बिछवाई जिसके माध्यम से आज राजस्थान में भी खेती हो रही है। उसी तरह से नहर प्रणाली के माध्यम से, ठीक ना, और कुआं के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई की जाती थी और उत्तम किस्म के वहां पर उत्पादन होता था, तभी नहीं यह सभ्यता सबसे विकसित था। कोई भी देश हो, राज्य हो, ठीक ना, गांव हो, क्षेत्र हो, या मतलब समझिए, वह तभी विकसित होता है जब वहां के कृषि कार्य उत्तम कृषि उत्तम होती है, ठीक ना। जैसे पंजाब हरियाणा, बिहार की अपेक्षा पंजाब हरियाणा में, ठीक ना, आय के स्रोत अच्छा है, आय अच्छी है का है, वहां पर जो कृषि जो है उत्तम प्रकार की कृषि होती है, ठीक ना। तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में कृषि जो होती थी, अन्य सभ्यताओं का अपेक्षा इस सभ्यता में कृषि उत्तम प्रकार की होती थी, जिसके चलते यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। तो कृषि के लिए तो जलाशय की जरूरत पड़ेगी, जल स्रोत की, तो वही जल स्रोत है, 3 गो जलाशय एवं जलकुंड, यानी सिंचाई के स्रोत, ठीक ना, और नहर प्रणाली था और कुआं था, वो इसके माध्यम से लोग खेतों में पानी देते थे और अच्छे अच्छे फसल उगाते थे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे लोग हड़प्पा सभ्यता किसके पहले पढ़े तो हड़प्पा सभ्यता के अनाज के बारे में, कौन कौन सा, जो इसमें जौ था, गेहूं था, ठीक ना, और चना था, ये सब पढ़े लोग इसमें, ठीक ना। और कपास की खेती सबसे पहले शुरू हुई थी। अब हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता में जानवरों की हड्डी, यानी हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से जानवर मौजूद थे उस समय, तो उसका हड्डी मिलेगा, जो जो जानवर रहेंगे उसका हड्डी मिलेगा, ठीक ना। तो वही हड़प्पा सभ्यता में जानवरों की हड्डी, तो भेड़ की हड्डी मिला है, बकरी की हड्डी मिला है, भैंस का हड्डी मिला है, सुअर की हड्डी मिला है। सुअर के एक और हम किस नाम से जानते हैं, वराह के नाम से जानते हैं। सुअर के एक और किस नाम से जानते हैं, वराह, वराह का मतलब होता है सुअर। हिरण की हड्डी मिला है, किसका हड्डी मिला बउआ, हिरण का हड्डी मिला है, घड़ियाल की हड्डी मिला है और मछली के हड्डी मिला है। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में जानवर के हड्डी मिले हैं। उन जानवरों को हड्डी में कौन कौन से जानवर हैं, तो भेड़ के हड्डी मिला है, ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता में भेड़ की हड्डी मिला है, बकरी की हड्डी मिला है, भैंस का हड्डी मिला है, सुअर का हड्डी मिला है, हिरण का हड्डी मिला है, घड़ियाल का हड्डी मिला है, मछली का हड्डी मिला है। अब आप याद रखिएगा सुअर को हम एक और नाम से जानते हैं, सुअर को एक और नाम से जाना जाता है वराह, क्या बोलते हैं बउआ, वराह। तो कहीं वराह भी लिखेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना, कि हड़प्पा सभ्यता में निम्न जानवरों की हड्डी मिला है, उसमें अगर कहीं वराह लिखेगा तो वराह पर भी आप टिक लगाइएगा, क्योंकि वराह का मतलब होता है सुअर, वराह का मतलब क्या होता है, सुअर। तो हड़प्पा सभ्यता में जानवरों की जो हड्डी मिला है, उन जानवरों की हड्डी में कौन कौन से जानवर है, भेड़ है, बकरी है, भैंस है, सुअर है, जिसे हम लोग वराह कहते हैं, हिरण है, घड़ियाल है, मछली है, ठीक ना, आया समझ में। अब हम लोग अध्ययन करेंगे हड़प्पा सभ्यता के आभूषण। पहले ही आप लोग बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इतने में मतलब रंगीन थे कि वे लोग लिपस्टिक, यानी होठों को जो लगाया जाता है, समझ लो, पेंट करने के लिए होठों को महिलाएं लगाती है, लिपस्टिक का भी प्रयोग करते हैं, आभूषण भी पहनते थे लोग, गजरा भी लगाते थे लोग या बाल में पीछे, जैसे साउथ इंडिया में लोग महिलाएं लगाती है, ठीक ना। पति कितना हो प्रेम करे, अगर गजरा लेके नहीं आएगा तो उधर की महिलाएं अपने पति को अच्छा नहीं मानती है। पति अगर गरीब हो, ठीक ना, लेकिन गजरा लेकर आता है महिलाओं के लिए, तो वह सबसे उत्तम उस पति को महिलाएं मानती है, ठीक है। तो वहां के लोग आभूषण से मन आभूषण का भी इस्तेमाल करते थे, तब उसमें मन के होता है कीमती पत्थर या मोती, तो आभूषण वाला चीज है, तो आभूषण का भी प्रयोग करते थे। कौन कौन सा आभूषण पहनते तो वही चीज जानना है। तो हड़प्पा सभ्यता के आभूषण, यानी सभ्यता में आभूषण, आभूषण माने गहना गुड़िया, गहना गुड़िया, लोग हम लोग अपने भाषा में गहना गुड़िया बोलते हैं, ठीक ना, गहना गुड़िया समझ लो। तो आभूषण यानी जैसे कान में के हुआ, कान में के, नाक में के, ठीक ना, यहाँ पर इसको मनटीका बोलते हैं लोग, ठीक ना, यहाँ पर भी पहनते हैं लोग, हाथ में पहनती है, ये सब गहना गुड़िया बोलते हैं ना, आभूषण बोलते हैं, इस चीज का है। तो वही चीज हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के आभूषण। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे, ठीक ना, हर जैसे हर जगह के लोग कुछ ना कुछ चीज के शौकीन होते हैं, ठीक ना। अगर पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहां के लोग भेड़ के लिए शौकीन होते हैं, अपने कंधों पर यानी पीठ पर भेड़ के छोटे छोटे बच्चों को लाद लेते हैं और चलते रहते हैं, भेड़ के शौकीन होते हैं, ठीक ना। हम लोग की तरफ उधर इस जैसा नहीं है, उन लोग के जैसा, हर क्षेत्र में अलग अलग
चीजों के लिए लोग शौकीन, जैसे साउथ इंडिया में बोले हैं वहाँ की महिलाएं ज्योति गजरा के लिए शौकीन होती है, ठीक ना। तो वही चीज है। तो इस वही चीज हम लोग जानेंगे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे, पुरुष हो चाहे महिला, दोनों आभूषण के लिए शौकीन थे। क्या थे बउआ? शौकीन का मतलब उसके प्रति एकदम उन लोग का उत्साह था, उसको बोलते हैं शौकीन, ठीक ना। वही चीज इस सभ्यता में स्त्री एवं पुरुष यानी मेल एवं फीमेल दोनों आभूषण पहनते थे। दोनों का पहनते थे? आभूषण पहनते थे। जैसे वर्तमान में हम आभूषण थोड़े पहने हैं जी, हम ना नाक में के पहने हैं, ना कान में के पहने हैं, ना मन टीका पहने हैं, कुछ पहने हैं। लेकिन वही महिलाएं, हम लोग क्या कि महिलाएं पहनती है, सारी आभूषण पहनती है, ठीक ना। तो इस समय अगर देखा जाए वर्तमान के समय में, तो हम लोग के क्षेत्र में, हम लोग के देश में, हम लोग के राज्य में केवल महिलाएं आभूषण पहनती है, ठीक ना। पुरुष नहीं पहनते, पुरुष पहनते हैं कुछ विशेष रूप से, जैसे मान लो चैन पहनते हैं, ठीक ना। यहाँ पर उंगलियों में रिंग पहनते हैं, बहुत कम पहनते हैं लोग। नाक में कान में तो नहीं पहनते, लेकिन उस समय के पुरुष भी पहनते थे। कौन पहनते थे लोग? ये कान में बड़ा बड़ा सा पहनते थे लोग, फोटो हम दिखाएंगे आप लोग के, ठीक ना। इस कान में बड़ा बड़ा सा पहनते थे लोग, इसमें पहनते थे लोग। तो वही चीज दिया गया है कि इस सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, यानी दोनों आभूषण के शौकीन थे। शौकीन में दोनों आभूषण पहनते थे, ठीक ना। अब देखिए, अमीर लोग और गरीब लोग, हर समय अमीर और गरीब लोग होते हैं, तो उस समय भी अमीर लोग थे और गरीब लोग थे। जैसे आज अमीर लोग सोना, आज इतना सोना महंगी हो गई है कि गरीबों लोग के बस की बात नहीं है। तो अमीर लोग पहनते, आज भी करते, पहन रहे हैं। वो लोग हीरा भी पहनते, डायमंड, ठीक ना, उसका भी मतलब प्रयोग करते। हम लोग तो नहीं करते, हम लोग आम इंसान है, ठीक ना। जिस दिन होगी पैसा उस दिन पहनेंगे, अलग बात है, ठीक ना। तो अमीर लोग सोना, चांदी, ठीक ना, हाथी दांत, हाथी के दांत के आभूषण पहनते थे, यानी सोना के भी आभूषण पहनते थे, चांदी का आभूषण पहनते थे, हाथी के दांत के आभूषण पहनते थे अमीर लोग। और गरीब लोग मिट्टी, यानी मिट्टी को पका करके मजबूत, उसको ठीक ना अच्छे से पका करके आभूषण बनाते थे, तो मिट्टी के आभूषण पहनते थे। हड्डी, जानवरों को हड्डी, वो भी कौन जानवर? जो आम जानवर, जैसे हाथी के दांत वाला नहीं पहनते थे, वो अमीर लोग के लिए हुआ, ठीक ना। हड्डी एवं तांबे के आभूषण पहनते थे। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण के शौकीन थे। वहीं आप लिखा गया है, इस सभ्यता में स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण के शौकीन थे। पुरुष जो थे, मतलब अमीर लोग जो थे, सोना, चांदी, हाथी दांत, वही हाथी के दांत के आभूषण पहनते थे। जबकि गरीब लोग मिट्टी, हड्डी एवं तांबे के आभूषण पहना करते थे, ठीक ना। एक और चीज नोट में आप लोग जान जाइए, दो चीज, ठीक ना। जैसे तांबे का हर जगह बात आ रहा है, ठीक ना, सोना चांदी की बात आ गया, क्या इस समय लोहा होता था कि ना? लोहा का प्रयोग लोग जानते थे कि ना? इस चीज को जानेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा, इसको नोट कर लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे, अपरिचित थे। कहने का मतलब है, अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे, तो लोहा। किसका जवाब दिया बउआ? लोहा। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित, यानी लोहा के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन देखिए, तांबा के बारे में जानते थे, चांदी के बारे में जानते थे, सोना के बारे में जानते थे, ठीक ना। लेकिन लोहा के बारे में वो लोग नहीं जानते थे, लोहा से अज्ञात थे, लोहा के बारे में उन लोगों की जानकारी नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे, तो लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। किसका प्रयोग नहीं करते बउआ? लोहा का। याद रखिएगा, यहाँ पर लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक ना। एक और नोट में जानिए, तो यहाँ के लोग खेतों की जो जुताई करते थे, किससे करते थे, ठीक ना, समझ लो। तो बैल से करते थे। किससे करते बउआ? बैल से करते थे, ठीक ना। और हल से, लकड़ी के हल बना होता, लकड़ी और पत्थर के हल बना होता था, लकड़ी और पत्थर के हल से, बैल और हल के द्वारा जुताई करते थे, जुताई करते थे, ठीक ना। अच्छा, एक और चीज, उस समय जो हंसिया बनता था, हंसिया मैंने हसुआ, जिसको हम लोग आम बोलचाल भाषा में क्या बोलते हैं? हसुआ। क्या बोलते हैं? हसुआ। जिससे धान की कटाई करते हैं, ऐसे होता है ना, धान की कटाई करते हम लोग, उसको हंसिया बोलते हैं। तो हंसिया किस चीज का बना होता था? तो हंसिया पत्थर का बना होता था,
पत्थर का बना होता था, बना होता था। इस चीज को आप नोट करके कर लीजिएगा, ठीक ना, नोटबुक में अपने, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे, तो लोहा धातु का प्रयोग नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेतों की जुताई किससे करते थे, बैल से करते थे। हल जो हुआ करता था लकड़ी और पत्थर का बना हुआ था, उससे खेतों की जुताई करते थे, मिट्टी को उलटने पलटने का कार्य करते थे, ठीक ना। हंसिया किसका बना होता था, तो हंसिया पत्थर का बना होता था। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में जो हंसिया यानी हसुआ, अपने भाषा में क्या बोला जाएगा, हसुआ। हसुआ किस चीज का बना होता था, तो पत्थर का बना होता, किसका बना होता बउआ, पत्थर का बना होता था, ठीक ना। अमीर गरीब लोग कौन सा आभूषण पहनते थे, मिट्टी के, हड्डी के, तांबे का आभूषण पहनते थे। अमीर लोग सोना के, चांदी के, हाथी के दांत के आभूषण का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण के शौकीन थे, स्त्री भी शौकीन थे, पुरुष भी शौकीन थे, ठीक ना। इस सभ्यता में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण के शौकीन थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन, यहाँ के लोग आभूषण पहनते थे, ठीक ना। कोई दिक्कत आई, तमाम चीज जो है जानवरों को हड्डी मिला मतलब किया है। चलिए इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग पढ़े लो हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी जानवरों के हड्डी मिला है, जिसमें भैंस था, सुअर था, ठीक ना, तमाम जानवर थे लोग, भेड़ भी था। फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण पहनते थे या नहीं पहनते थे, वो जाने हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे। यहाँ तक कि पुरुष भी आभूषण पहनते थे और महिलाएं भी आभूषण पहनती थी, ठीक ना। अमीर लोग सोना चांदी, हाथी के दांत का आभूषण पहनते थे। गरीब लोग मिट्टी के, तांबा के या अन्य हड्डी के मतलब आभूषण पहना करते थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें जाने लो इसके पहले, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अज्ञात थे, यानी किस धातु के बारे में नहीं जानते थे, तो लोहा के बारे में ये लोग नहीं जानते। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, अज्ञात थे, ठीक ना। आज खेती होती थी, खेतों की जो जुताई होती थी तो बैल से होती थी, और जो हल हुआ करता था वह लकड़ी का बना हुआ करता था और पत्थर का बना हुआ था। हंसिया जो होता, हंसिया यानी धान के काटने वाला या अन्य फसलों काटने वाला जो हंसिया बोलते हैं हम लोग, हंसुआ अपने भाषा में बोलते हैं, वह किसका बना होता था, तो वह बना होता था वो पत्थरों का बना होता था। तो अगला टॉपिक हम लोग का है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। इस सभ्यता की विशेषता क्या है, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता जो है आज से 4500 वर्ष पहले जो विकसित हुई थी, ठीक ना, 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के समय जो विकसित हुई थी, उस सभ्यता के विशेषता के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक ना। वही लिखे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। तो पहला नंबर में लिखे सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है नगर योजना थी। नगर माने जो शहर थी ना, हड़प्पा सभ्यता तो शहरी सभ्यता है, वो ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, शहर के रूप में विकसित हुआ था। तो उसकी योजना का नगर योजना यानी शहर के रूप में। वास्तुकला, वास्तुकला के रूप में वहां के घर बना हुआ था, ठीक ना। यानी पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी, तो वास्तुकला के रूप में थी। किस रूप में थी, वास्तुकला के रूप में थी। हड़प्पा सभ्यता की योजना कैसी थी, तो नगर योजना थी। यानी पूछता है हड़प्पा सभ्यता की योजना थी ग्रामीण या नगर, ग्रामीण योजना थी कि नगरीय योजना थी, तो नगरीय योजना नगर योजना थी, ठीक ना। उस नगर योजना का विकास किस रूप में किया गया था, हुआ वास्तुकला के रूप में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला पढ़ रहे लोग, इस सभ्यता को, ये देखिए वो सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता बोलते हैं। किस युग की सभ्यता बोलते हैं, कांस्य युग की सभ्यता बोलते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, इस सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। यानी हड़प्पा पूछा जाए, हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा जो सभ्यता है, ये जो सभ्यता, इस सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहते हैं, तो कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। कौन सी युग की, कांस्य। उस समय कांस्य का ज्यादा प्रयोग होता था, इसलिए उसको कांस्य युग बोलते हैं, ठीक ना। तो कांस्य युग की सभ्यता इसको कहते हैं। इस सभ्यता में लोग ज्यादा व्यापार थे, क्या थे, यानी व्यापार करते थे, व्यापारी थे, क्योंकि इस सभ्यता में अनाज का भंडारण, अनाज का उत्पादन ज्यादा होता था। तो अनाज को बेचने के लिए एक जगह से दूसरे लोग जाते थे, तो व्यापार ज्यादा करते थे। इस सभ्यता के लोग ज्यादा क्या करते लोग, वहाँ व्यापार करते थे, ठीक ना। इस सभ्यता में 250 से अधिक, कितना, लगभग 250 से अधिक जगह की खोज हो चुकी है अभी तक, वर्तमान तक। हड़प्पा सभ्यता, आप लोग को मालूम है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी किए थे।
ये तो चीज आप लोग मालूम है, पीछे बतला दिया है। तो हड़प्पा सभ्यता में अभी तक 250 से अधिक जगह की खोज हो चुकी है। कितने जगह की खोज हो चुकी है? 250 से अधिक जगह की खोज हो चुकी है। इस सभ्यता में कितना होगा, 6 जगह जो है सबसे महत्वपूर्ण है, यानी 6 जगह को नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर। नगर का मतलब हुआ शहर। क्या हुआ? शहर। ठीक ना? तो नगर का मतलब क्या होता है? शहर। तो इस सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता में 6 जगहों को ही नगर कहा गया है, यानी शहर कहा गया है। वह जगह कौन कौन सा है? हड़प्पा, इसके बारे में हम सब सब पढ़ ले, छो हम लोग पढ़े। हड़प्पा, चनहुदड़ो, याद कीजिए पीछे, ठीक ना? याद करो चाहिए तो हम बतलाई ले रहा है, ठीक ना? तो उसमें बतलाए थे हम यही कि 6 गो नगर, हड़प्पा नगर के बारे में, चनहुदड़ो के बारे में, कालीबंगा के बारे में बतलाए थे, मोहनजोदड़ो के बारे में बतलाए थे, ठीक ना? और लोथल, लोथल का बनावली। तो ये 6 गो जो है, ये 6 प्रमुख नगर है वहाँ के। कहाँ के? मतलब 6 गो नगर है प्रमुख रूप से हड़प्पा सभ्यता के। तो आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में कितने जगहों को नगर कहा गया, तो 6 जगहों को नगर कहा गया। उसमें कौन कौन सा मिला? हड़प्पा है, चनहुदड़ो है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, बनावली है। अब इन 6 में सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। कौन कौन बबुआ? सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन है? तो हड़प्पा है, ठीक ना? हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। याद कीजिए पीछे, मोहनजोदड़ो का बोलते हैं? मृतकों का टीला बोलते हैं, ठीक ना? वही चीज है। हड़प्पा सभ्यता के 6 नगर है। कितने नगर है? 6 नगर है। इन 6 नगरों में 2 महत्वपूर्ण है, 2 महत्वपूर्ण है। इन 2 महत्वपूर्ण में कौन कौन से है? तो एक है बबुआ हड़प्पा है। कौन है? हड़प्पा है। और दूसरा मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो है। तो याद रखिएगा इस बात को आप लोग, ठीक ना? हड़प्पा सभ्यता में कितने नगर खोजे गए हैं अभी तक? 6 नगर हो, 6 जगहों की नगर बतलाया गया है। उनमें हड़प्पा है, चनहुदड़ो है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, बनावली है, ठीक ना? 6 नगरों में सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सा है? तो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है। इस चीज के बारे में आप लोग याद रखिए ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण नगर है इस सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के। इसके बाद से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच के जो डिस्टेंस है, दूरी है, वह 483 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 483 किलोमीटर। इस चीज को आप याद रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर। यहाँ पे लिखे हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी कितनी है? 483 किलोमीटर है। कितना है? 483 किलोमीटर है, ठीक ना? हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुड़वा राजधानी बोलते हैं, ठीक ना? यानी इसका संबंध एकदम सगे भाई जैसे नहीं होता है, सगे भाई, जुड़वा भाई जो होते हैं ना, जुड़वा भाई का मतलब समझिए वो दोनों का लगभग लगभग सेम चीज, ठीक ना? शक्ल भी एक जैसा होता है, हाइट भी एक जैसा होता है, थिकनेस मोटाई भी एक ही जैसा होता है, ठीक ना? वो मतलब साउंड भी एक ही जैसा होता है। खुद माँ नहीं पहचान पाती है तो लोग कैसे पहचानेंगे? लोग जिसका हम लोग नाम, अधिकांश लोग नाम रखते हैं लव कुश, ठीक ना? जुड़वा बच्चों का नाम क्या रखा जाता है? लव कुश। एकदम सेम टू सेम वह दिखाई देते हैं, एकदम लगता है कि दोनों एक ही है। सामने रखा है तो कोई पहचानेगा ही नहीं, ठीक ना? तो इसी तरह से हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोलते हैं। कौन सा राजधानी बोलते हैं? जुड़वा राजधानी। यानी जो विधि व्यवस्था हड़प्पा में थी, वही विधि व्यवस्था मोहनजोदड़ो में थी। जिस तरह से हड़प्पा का विकास हुआ था, उस तरह से मोहनजोदड़ो का विकास हुआ था। जिस तरह से हड़प्पा के लोग सभ्य थे, उससे मोहनजोदड़ो के लोग सभ्य थे। जितना विकसित हड़प्पा के लोग थे, उतना विकसित मोहनजोदड़ो के लोग विकसित थे। सब कार्यों में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा लगभग समान था, इक्वल था। इसीलिए हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोला था। क्या बोला जाता है? जुड़वा राजधानी बोला जाता है, ठीक ना? कोई दिक्कत? चलिए एक बार फिर शॉर्ट रिवीजन किया जाए। तो आप लोग आइए इधर स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, यानी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में अध्ययन करना है तो सबसे महत्वपूर्ण योजना का है नगर योजना। यानी पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता किस योजना पर आधारित था? नगरीय योजना की ग्रामीण योजना? तो याद रखिएगा नगरीय योजना। यह नगरीय योजना किस रूप में बना हुआ? तो वास्तुकला के रूप में विकसित था, ठीक है ना? किस रूप में विकसित था? वास्तुकला के रूप में विकसित था। इस सभ्यता को कौन से युग की सभ्यता कहते हैं? तो कांस्य युग की सभ्यता बोलते हैं। इसके आप देखिए ध्यान से, कांस्य युग की सभ्यता बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं, ठीक ना? हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा क्या करते थे? तो व्यापार करते थे। क्या करते बबुआ?
व्यापार करते थे, ठीक ना। इस सभ्यता में 250 से अधिक अभी तक जगह खोजी जा चुकी है। जो हड़प्पा सभ्यता जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी किए थे, वहां से लेकर के आज तक 250 से भी अधिक जगह की खोज हो चुकी है। कौन सी सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में। उन 250 में से 6 जगहों को शहर बोला गया। कितने जगहों को शहर बोला गया? 6 जगह जो है शहर है। वही बोला गया, इस सभ्यता में 6 जगह को शहर यानी नगर कहा गया है। वह 6 जगह कौन कौन सा है? हड़प्पा है, चनहुदुड़ है, कलिबंगा है, मोहनजोदड़ो है, ठीक ना, लोथल है और बनावली है। सबसे महत्वपूर्ण, ठीक ना, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस, ठीक ना, इम्पोर्टेंट जो नगर है वो कौन कौन सा है? तो हड़प्पा हुआ, ठीक ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है सबसे महत्वपूर्ण नगर है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है और मोहनजोदड़ो, यहाँ पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही सबसे महत्वपूर्ण शहर है, ठीक ना। सबसे महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, वो चीज वहां लिख दिया, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो है, ठीक ना। इस बात को नोट रखिएगा। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी कितनी थी? तो 483 किलोमीटर थी। किस किस बुक में तो अल्टर भी देता है, ठीक ना, देख लिया जाएगा फिर। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी कितनी थी? 483 किलोमीटर थी। कहेगा मैं दिल्ली से मुंबई की दूरी नापते हो ना, पटना से दिल्ली की दूरी नापते, उसी तरह से हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी कितनी थी? 483 किलोमीटर दूर थी, ठीक ना, समझ लो। और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा राजधानी। क्यों जुड़वा राजधानी कहते हैं? दोनों जगहों पर लगभग लगभग, ठीक ना, अप्रोक्स विधि व्यवस्था था, लोगों का विकास एक ही जैसा था, ठीक ना, नगर की योजना एक जैसी थी, वहां के लोग एक जैसे रहते थे, ठीक ना, इसीलिए उसको जुड़वा बोला। क्या बोला गया है? जुड़वा। तो वही याद है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहते हैं। कौन सा राजधानी कहते हैं? जुड़वा राजधानी कहते हैं। तो पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को कहते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत? चलिए, अगर जो समझ में आता हो तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक करने की आप लोग कोशिश कर। अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, अच्छा लगे तो कर देना चाहिए। वही चीज हम लोग को मतलब हौसला बढ़ाती है कि हम लोग अच्छा पढ़ाए लोग कि नहीं पढ़ाए लोग, या पढ़ा रहे तो कौन सा बात इसमें गलत होगा उस बात की आप व्याख्या करेंगे, तब हम उसको सुधार करेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए, इसको उतार लीजिएगा।